नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो श्रृंखला चल रही थी वो चल रही थी दिशा 2020 की। और दिशा 2020 के अंतर्गत हमने पढ़ा था चौहान वंश। चौहान वंश का प्रथम वीडियो अपलोड कर दिया गया है पार्ट फर्स्ट के नाम से। आज हमारा रहेगा चौहान वंश का सेकंड वीडियो और इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं रणथंभौर के चौहान और साथ में पढ़ेंगे जालोर के चौहान। और जालोर के चौहान के साथ साथ कोटा, बूंदी, सिरोही के चौहानों को आज हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। पहला अपना क्वेश्चन रहेगा, राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने, डॉक्टर भंडारकर ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, वीए स्मिथ ने। राजपूतों को हूणों की संतान किसने कहा है? वीए स्मिथ ने कहा है। राजपूत हूण थे। बढ़ते हैं आगे। दूसरा अपना क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? सिसोदिया वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश, परमार वंश। अपना उत्तर हो जाएगा सिसोदिया वंश। बाकी देखो, चौहान यानी अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए थे। कौन कौन से? प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य। तो ये जो सिसोदिया है ये इनकी उत्पत्ति यानी अग्निकुंड से नहीं हुई है। व्याख्या देखो, पृथ्वीराज रासों में चंद्रबरदाई ने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति बताई है, जिसमें से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। सर्वप्रथम प्रतिहार, फिर परमार, फिर चौहान और फिर चालुक्य। और चालुक्यों को ही बोला जाता है सोलंकी। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, कर्नल टोड, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, विलियम क्रुक। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थी। तो ये मत भी किसका है? तो ये हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थी। व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका कोई भी यानी कि डाउट है वो दूर हो जाए। व्याख्या, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद्य ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कहा है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ओझा और सी.वी. वैद्य हैं वो राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भ्रोंच गुज्जर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? जॉर्ज थॉमस ने, डॉक्टर भंडारकर ने, कनिंघम ने, डॉक्टर कानूनगो ने। तो उत्तर करेंगे कनिंघम ने। भ्रोंच गुज्जर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो कनिंघम ने। कनिंघम का मानना है कि राजपूत कुषाण जो जाति थी वो यहाँ आकर के बस गए थे, तो इनसे ही उत्पन्न मानते हैं कनिंघम, जो कि विदेशी विद्वान थे। व्याख्या देखो, भ्रोंच गुज्जर ताम्रपत्र जो कि 978 ईस्वी का है के आधार पर कनिंघम ने राजपूतों को कुषाणों की यूची जाति का वंशज माना है। इस ताम्रपत्र में गुज्जर वंश के सप्त सेंधव भारत से लेकर गंगा कावेरी तक के अभियान का वर्णन किया है। वर्णन है भाई। क्वेश्चन 5वां, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? जेम्स टोड ने, चंद्रबरदाई ने, गोपीनाथ शर्मा ने, सी.वी. वैद्य ने। तो उत्तर करेंगे जेम्स टोड ने। किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? तो उत्तर आएगा जेम्स टोड। बढ़ते हैं आगे। किस विद्वान ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है? सी.वी. वैद्य ने, डॉक्टर ओझा ने, डी.आर. भंडारकर ने, स्मिथ ने। तो उत्तर करेंगे डी.आर. भंडारकर ने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किस विद्वान ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है? तो उत्तर हो जाएगा डी.आर. भंडारकर। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम गुर्जरों ने अग्निवंशी राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई?
केनेडी ने, जैक्सन ने, डी आर भंडारकर ने, कनिंघम ने। तो उत्तर करेंगे जैक्सन ने। देखो क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है। सर्वप्रथम गुर्जरों से अग्निवंशी राजपूतों की उत्पत्ति, सर्वप्रथम गुर्जरों से अग्निवंशी राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई है। तो उत्तर करेंगे जैक्सन ने। वहीं कनिंघम कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कुषाण जाति से हुई है। केनेडी का मानना है कि राजपूत ईरानियों की संतान थी। तो इस प्रकार यानी अलग अलग मत है, जबकि भंडारकर मानते हैं कि वैदिक आर्यों की संतान थी। 8वां क्वेश्चन, ईरानियों से राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई है। कर्नल जेम्स टोड ने, विलियम क्रुक ने, टेसी टोरी ने, केनेडी ने। तो उत्तर करेंगे केनेडी ने। ईरानियों से राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई है। उत्तर हो जाएगा केनेडी ने बताई है भाई। 9वां अपना क्वेश्चन रहेगा, विदेशी ब्राह्मण खज्जर से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। डी आर भंडारकर ने, ईश्वरी प्रसाद ने, डॉक्टर ओझा ने, मोहनोत नैन्सी ने। तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर डी आर भंडारकर ने। विदेशी ब्राह्मण खज्जर से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। डी आर भंडारकर ने दिया था। अब हम देखने वाले हैं राजस्थान के रणथंभौर के चौहान, और नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक के ये क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार और अच्छी व्याख्या इन प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, रणथंभौर के चौहानों से संबंधित PYQ क्वेश्चन। तो नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक का पहला क्वेश्चन, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था। कदमवास, रणमल, चंद्रबरदाई, वल्लभ। तो उत्तर करेंगे कदमवास था भाई। कौन था। कदमवास। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था। हमीर, हरिराज, कीर्तिपाल, गोविंदराज। तो उत्तर करेंगे गोविंदराज। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था। गोविंदराज। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। व्याख्या, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज से अजमेर लेकर उसे रणथंभौर का राज्य प्रदान किया था। इस प्रकार गोविंदराज ही रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। 1194 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी गोविंदराज ने। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा अपना क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रणथंभौर का चौहान शासक नहीं है। वीर नारायण, वालहैन, प्रलाहदन और समर सिंह। तो उत्तर करेंगे समर सिंह। व्याख्या देखो, यानी कि रणथंभौर के चौहान वंश की वंशावली हम देखने वाले हैं। सर्वप्रथम वालहन, फिर वालन के बाद में शासक बना था प्रलाहदन, फिर वीर नारायण शासक बने थे, फिर वाक भट्ट बने थे, फिर जय सिंह बने थे जिसको जय सिम्हा भी कहा जाता है, जेतर सिंह भी कहा जाता था, और फिर उनके बाद में हमीर देव चौहान रणथंभौर के शासक बने थे। बढ़ेंगे आगे। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह था अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, मुबारक, शिहाबुद्दीन। तो उत्तर करेंगे जलालुद्दीन ने सर्वप्रथम झाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया था। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने झाहिन के दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। इस दुर्ग में गुरुदास सैनी, जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था, वीर गति को प्राप्त हुआ था। झाहिन को चौहानों की राजधानी का प्रहरी कहा जाता है। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाला, किंतु वह उसको विजित नहीं कर पाया था। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। यह कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था। तो ये कहा था भाई रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन इससे पहले थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, उपयुक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग के बारे में कहा था। बरनी के अनुसार
1292 ईस्वी में सुल्तान ने रणथंबोर पर एक बार फिर आक्रमण किया, किंतु वह सफल नहीं रहा। जलालुद्दीन के आक्रमणों का उल्लेख बरनी की तारिख ए फिरोज शाही और अमीर खुसरो की मीफ्ता उल फुतह में मिलता है। तो बरनी की पुस्तक तो थी तारिख ए फिरोज शाही और अमीर खुसरो की पुस्तक का क्या नाम था? मीफ्ता उल फुतह। इसमें भी उल्लेख मिलता है रणथंबोर पर जलालुद्दीन ने आक्रमण किया था। बढ़ेंगे छठे क्वेश्चन की तरफ। रणथंबोर के शासक हमीर चौहान को किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? 1292 में, 1299 में, 1291 में, 1301 में। तो उत्तर करेंगे 1291 में प्रथम मुठभेड़ हमीर देव के साथ जलालुद्दीन खिलजी की हुई थी। बढ़ो आगे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था क्योंकि राणा ने युद्ध की पहल की थी। जलालुद्दीन ने आदेश दिया था। राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। क्या कारण रहा था कि यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था? तो उत्तर करेंगे सुल्तान के जो विद्रोही थे, कौन? मोहम्मद शाह है और केब्रू, इनको शरण दी थी हमीर ने, तब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बरनी के अनुसार इस संघर्ष का कारण एक तो यह था कि हमीर ने राजकर देना बंद कर दिया था। दूसरा यह कारण था कि मंगोल विद्रोही यानी मीर मोहम्मद शाह और केब्रू को शरण दे रखी थी। किसने? हमीर देव चौहान ने, जो गुजरात अभियान से भागकर हमीर की शरण में आ गए थे। हमीर हट चंद्रशेखर के अनुसार, हमीर हट किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने, के अनुसार मोहम्मद शाह को सुल्तान की बेगम चिमना से प्रेम हो गया था। मोहम्मद शाह व चिमना दोनों मिलकर सुल्तान को मारना चाहते थे। तब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो मोहम्मद शाह भागकर हमीर की शरण में चला जाता है और हमीर उसको क्या देता है? शरण देता है। बढ़ो आगे। हमीर ने मोहम्मद शाह को कौन सी जागीर प्रदान की थी? जगाना की जागीर, जाहिन की, भीनमाल की, गर्दड़ा की। तो उत्तर करेंगे जगाना की जागीर दी थी। भाई हमीर ने मोहम्मद शाह को कौन सी जागीर प्रदान की थी? जगाना की जागीर दी थी। क्वेश्चन रहेगा नंबर 9। हमीर ने दिग्विजय नीति के बाद कौन से यज्ञ का आयोजन किया था? राजसूय यज्ञ, कोटियन जन यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निहोष्टोम यज्ञ। तो उत्तर करेंगे कोटियजन यज्ञ करवाया था। किसने? हमीर ने। दिग्विजय की नीति किसने अपनाई थी? हमीर ने। और हमीर ने ही यानी कि दिग्विजय नीति के बाद एक यज्ञ करवाया था, उसका नाम था कोटियन जन यज्ञ। बढ़ेंगे आगे और थोड़ी सी व्याख्या इसमें दे रखी है, तो ये देख लो, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्याख्या। हमीर ने दिग्विजय की नीति के क्रम में सर्वप्रथम भीमरस के शासक अर्जुन को परास्त किया था। दक्षिण में परमार शासक भोज को परास्त किया। इसी अभियान में त्रिभुवनगिरी के शासक ने हमीर देव चौहान की अधीनता स्वीकार कर ली। अपने विजय अभियान से लौटने के बाद हमीर ने कोटियन जन यज्ञ यानी अश्वमेघ जैसा यज्ञ होता है उसका आयोजन करवाया, जिसका पुरोहित विश्वरूप था। हमीर ने 1282 से लेकर 1288 तक दिग्विजय नीति का पालन भी किया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रणथंबोर का युद्ध जो 1301 ईस्वी में हुआ था, निम्न में से किसके मध्य हुआ था? बाबर व राणा सांगा के मध्य, अलाउद्दीन खिलजी व हमीर के मध्य, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य। रणथंबोर का युद्ध 1301 में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रणथंबोर का युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और राणा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य हुआ। अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतुह में इस अभियान का आंखों देखा वर्णन आपको मिल जाएगा। इसमें लिखा है कि सुल्तान ने इस आक्रमण में पासेब, अरादा व मगरबी
यानी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया था। एक तो पासेब अस्त्र शस्त्र था, एक रादा था, एक मगरवी। अलाउद्दीन इस युद्ध में विजयी रहा था भाई। बढ़ो आगे। अलाउद्दीन के रणथंबोर अभियान 1301 के समय हमीर के कौन से सेनापति या अधिकारी अलाउद्दीन से मिल गए थे? गोरा और बादल, जेता और कुपा, रणमल और रतिपाल, दहिया, बिक्का और भांवला पंवार। तो उत्तर करेंगे रणमल और रतिपाल किसकी तरफ हो गए थे? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ हो गए थे। व्याख्या देखो, अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर यानी कि आक्रमण 1301 ईस्वी में किया के समय हमीर के सेनाध्यक्ष सेनापति थे रतिपाल और रणमल। तो रतिपाल से संधि कर ली। रतिपाल ने रणमल को भी अपनी तरफ मिला लिया था। एक अन्य अधिकारी सुरजन शाह को भी लालच देकर अलाउद्दीन ने अपनी तरफ मिला लिया। रतिपाल को युद्ध के बाद रणथंबोर दुर्ग सौंपने का आश्वासन दिया गया, किंतु युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने दोनों को मृत्युदंड दे दिया था, क्योंकि रतिपाल और रणमल से पूछा गया था। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की तरफ ये दोनों हो गए थे, धोखेबाज थे दोनों। ये अलाउद्दीन हमीर के ये सेनापति थे रणमल और रतिपाल और सुरजन शाह है। जब ये अलाउद्दीन खिलजी की तरफ हो जाते हैं, यानी कि दोनों धोखेबाज, जो दूसरे के साथ धोखा करता है खुद के साथ पहले होता है, ऐसा ही इनके साथ हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इनको अपने दरबार में बुलाता है। जैसे ही दुर्ग विजय होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी इनको बुलाता है और पूछता है कि सर्वप्रथम आप यानी कि किसका वध करोगे? तो इन्होंने सीधा ही कह दिया कि सर्वप्रथम हम आपका ही वध करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहते हैं कि दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। तो इस प्रकार हमीर देव के साथ धोखा किया रणमल और रतिपाल और सुरजन शाह ने, वैसा ही इनके साथ हुआ था। बढ़ो आगे। राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रणथंबोर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, जालोर दुर्ग में। तो उत्तर करेंगे रणथंबोर दुर्ग में हुआ था भी, 1301 ईस्वी में हुआ था। व्याख्या देख लो, अलाउद्दीन खिलजी व हमीरदेव के मध्य 1301 ईस्वी में युद्ध में हमीरदेव लड़ता हुआ मारा गया, वीरगति को प्राप्त होता है तथा हमीरदेव की पत्नी थी रंगदेवी, और रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह जौहर पद्मला तालाब में हुआ था। यह राजस्थान का प्रथम जल जौहर भी माना जाता है। यह राजस्थान का प्रथम शाखा भी माना जाता है। तो इस प्रकार यानी कि प्रथम शाखा रणथंबोर दुर्ग में 1301 ईस्वी को होता है। आगे अपना क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 13। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति रणथंबोर अभियान में मारा गया था? नुसरत खां, उल्लू खां, नाहर खां, अलप खां। तो उत्तर करेंगे नुसरत खां मारा गया था भी। व्याख्या देखो, नुसरत खां जब रणथंबोर के घेरे के समय रणथंबोर दुर्ग की प्राचीरों को तोड़ फोड़ने में लगा हुआ था, तो किले से आने वाले गोले के वार से नुसरत खां वहीं ढेर हो जाता है, वहीं मारा जाता है। शायद याद भी हो गया होगा। तो बढ़ो आगे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीरदेव के सैनिकों द्वारा मारा गया था? उल्लू खां, नासिर खां, नुसरत खां, मोहम्मद खां। तो उत्तर करेंगे नुसरत खां मारा गया था भी। क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1299 में रणथंबोर के विरुद्ध भेजी गई सेना में निम्न में से कौन सा सेनापति शामिल नहीं था? अलुग खां भी, अलुग खां ये तो था, नुसरत खां भी था, अलप खां भी था, लेकिन नाहर खां इसमें सम्मिलित नहीं था। और व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उल्लू खां, अलप खां व नुसरत खां के नेतृत्व में बड़ा भारी दल या बड़ी सेना भेजी थी। इस सेना ने रणथंबोर की कुंजी कहे जाने वाले जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर इस समय कोटियन जन यज्ञ समाप्त कर मुनि व्रत में व्यस्त था, इसलिए हमीर ने भीम सिंह व धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने भेजा था। तो ये भी दो सेनापति थे हमीर के, कौन? भीम सिंह और धर्म सिंह, और इनको लड़ने के लिए भेज देता है। स्वयं मौन व्रत धारण किए हुए कोटियन जन यज्ञ को अभी उन्होंने यानी कि समाप्त किया था। तो भीम सिंह और धर्म सिंह युद्ध में जाते हैं बड़ी भारी सेना लेकर के। बनारस के पास चौहान सेना ने शत्रु सेना को परास्त किया। धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस आ गया, किंतु भीम सिंह हिंदू घाटी में
अलप खां के नेतृत्व में हुए अचानक आक्रमण में मारा जाता है। कौन? ये मारा जाता है भीम सिंह मारा जाता है। तब हमीर कहते हैं कि हमीर पूछता है धर्म सिंह से कि भीम सिंह को क्यों नहीं साथ में लेकर के आया। तो भीम सिंह तो भाई अलप खां ने आक्रमण कर दिया था, मारा गया था। इस बात का कहते हैं धर्म सिंह को पता नहीं था। तो धर्म सिंह को दोषी मान करके, और ये हमीर की बहुत बड़ी गलती थी कि ये धर्म सिंह को भी दोषी मान करके अंधा करवा देता है। धर्म सिंह के पद पर धर्म सिंह के भाई भोज को नियुक्त कर देता है। लेकिन कहते हैं भोज भी एक अच्छा कुशल नेतृत्व करने वाला सेनापति नहीं था। तो बढ़ो आगे। निम्न में से कौन सा कथन रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के संबंध में असत्य है? हमीर के गुरु का नाम सिद्धेश्वर मुनि था। भाई सिद्धेश्वर मुनि नहीं था, राघव मुनि था। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। हमीर के दरबार में विजयादित्य नामक कवि रहते थे। बिल्कुल सत्य कथन है। हमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्ष पूरे होने के शासन में यानी कि 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो ये भी सही है भाई। और हमीर ने अपनी पुत्री पदमला के नाम पर पदमला तालाब का निर्माण करवाया था। तो ये भी सत्य है। पहला है वो गलत हो जाएगा इसमें, यानी कि हमीर के गुरु का नाम राघव देव था, न कि सिद्धेश्वर मुनि नहीं था भाई। बढ़ते हैं आगे और थोड़ी इसमें और व्याख्या है, वो भी देख लो थोड़ी सी। इसमें देखते हैं हमीर के गुरु का नाम राघव देव था। हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। कहते हैं कि 16 युद्ध हमीर ने जीते थे। केवल एक युद्ध में वो पराजित हुआ था अलाउद्दीन के सामने। इसामी के अनुसार झाइन का नाम बदल करके क्या रखा गया था? शहर ए झां, शहर ए इस्लाम, शहर ए नो, शहर ए सहना। तो उत्तर करेंगे शहर ए नो। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और तब क्या होते हैं, विद्यार्थी भ्रमित होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखना बहुत जरूरी है। तो इसामी के अनुसार झाइन का नाम बदल करके क्या रखा गया था? शहर ए नो रखा गया था। शहर ए नो रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, चावल का एक दाना सोने के 2 दानों के बदले ही खरीदा जा सकता है। अमीर खुसरो का यह कथन किस दुर्ग के संबंध में है? जालोर दुर्ग के बारे में, चित्तौड़ दुर्ग के बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में, सिवाना दुर्ग के बारे में। उत्तर करेंगे रणथंभौर दुर्ग के बारे में है। व्याख्या देखो। रणथंभौर के दुर्ग की स्थितियों के संबंध में 1301 ईस्वी के घेरे के समय अमीर खुसरो का उपयुक्त कथन खजाइन उल फुतुह में मिलता है। भाई कहाँ मिलेगा? खजाइन उल फुतुह ग्रंथ है अमीर खुसरो का, उसमें मिलेगा। क्वेश्चन रहेगा 19वां, किस धर्म के एक व्यापारी ने रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन की सहायता देने का वादा किया था? जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म। उत्तर करेंगे बौद्ध धर्म। व्याख्या देखो। बौद्ध के सराओजी बनिया संप्रदाय के एक व्यापारी ने अलाउद्दीन की सहायता का आश्वासन दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, झाइन विजय के बाद उल्लू खां ने किस दूत के साथ हमीर के पास अलाउद्दीन खिलजी का संदेश भिजवाया था? क़िवाम उल मुल्क को, मेहल नसी को, शिहाबुद्दीन को, नाहर खां को। तो उत्तर करेंगे मेहल नसी को। क्वेश्चन को फिर से देखो। झाइन विजय के बाद उल्लू खां ने किस दूत के साथ हमीर के पास अलाउद्दीन खिलजी का संदेश भिजवाया था? तो उत्तर हो जाएगा मेहल नसी। मेहल नसी इसका उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचना और पुस्तक, एक तरफ लेखक दे रखे हैं। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी ने लिखा था। बिल्कुल सत्य कथन है भाई। हमीर रायण ये लिखा था भंड व्यास ने। तो ये भी सही है। हमीर बंदन चंद्रशेखर ने नहीं लिखा था। तो ये गलत हो जाएगा भाई। और हमीर रासो जोधराज ने लिखा था। अब देखो, हमीर बंदन लिखा था अमृत कैलाश ने और चंद्रशेखर ने लिखा था हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा, रणथंभौर अभियान के समय कौन से नव मुस्लिम यानी मंगोल ने
हमीर की तरफ से युद्ध में भाग लिया था? मोहम्मद शाह ने, यलहक ने, केब्रू ने, वेगी ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक तो मोहम्मद शाह ने, एक केब्रू ने हमीर का साथ दिया था। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लो ताकि और भी अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या: मोहम्मद शाह व केब्रू ने इस युद्ध में हमीर की तरफ से भाग लिया था, क्योंकि हमीर की शरण में ये दोनों आए थे। युद्ध के बाद इनको बंदी बनाकर अलाउद्दीन के समक्ष लाया गया। तब अलाउद्दीन ने उनसे पूछा कि तुम्हें जीवनदान दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तब उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम तुम्हारी हत्या करेंगे, उसके बाद हमीर देव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बिठा देंगे। अलाउद्दीन ने इतना सुनते ही दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। किसको उतार दिया था भी? केब्रू को और मोहम्मद शाह को उतार दिया था। इसी प्रकार रणमल और रत्तीपाल को मारा था अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि रणमल और रत्तीपाल हमीर देव के सेनापति थे। दोनों ने धोखा किया था हमीर के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, किस विजय पर अमीर खुसरो ने लिखा है कि कुफर का घर आज इस्लाम का घर हो गया? चित्तौड़, रणथंभौर, सिवाना? रणथंभौर के दुर्ग अपना उत्तर हो जाएगा। किस विजय पर हम अमीर खुसरो ने लिखा कि कुफर का घर आज इस्लाम का घर हो गया? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। क्वेश्चन 24, देवल देरो आत्मोसर्ग की घटना का संबंध किस दुर्ग से है? चित्तौड़, जालोर, सिवाना, रणथंभौर? तो उत्तर करेंगे रणथंभौर। व्याख्या देखो, देवल देरो आत्मोसर्ग की घटना का संबंध रणथंभौर दुर्ग से है। राजकुमारी ने आत्म बलिदान देकर अपने वंश का गौरव बढ़ाया था। किसने? देवलदे ने। क्वेश्चन नंबर 25, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया था? उल्लू खां को, अलप खां को, नाहर खां को, कमालुद्दीन गुरक को? तो उत्तर करेंगे उल्लू खां को भी नियुक्त किया था। अब हम देखने वाले हैं जालोर के चौहान नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक के क्वेश्चन। PYQ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार इनकी व्याख्या और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो बढ़ो जालोर का चौहान वंश की तरफ। पहला क्वेश्चन, जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है? पद्मावत में, दलपत विजय में, कानड़ दे प्रबंध में, हमीर हट में? तो उत्तर करेंगे कानड़ दे प्रबंध में यह जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था। और कानड़ दे जो प्रबंध ग्रंथ है इसके राइटर्स कौन है? तो पद्मनाभ है भाई। व्याख्या देखो, जालोर के शासक कानड़ देव व दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए संघर्ष का वर्णन कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ में मिलता है। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव को परास्त करके जालोर पर आक्रमण किया था। कब? 1311 ईस्वी, आपको याद रखनी है भाई। क्वेश्चन रहेगा दूसरा, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर करेंगे कीर्तिपाल चौहान था भाई। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। जालोर के चौहान वंश की स्थापना 1181 ईस्वी में चौहानों की नाडोल शाखा के कीर्तिपाल ने की थी। तो जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1181 में किसने की थी? कीर्तिपाल ने। कीर्तिपाल ने जालोर परमारों से छीना था। जालोर को कीर्तिपाल ने किससे छीना था? परमारों से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? वत्सराज भाई, वत्सराज नहीं है, ये प्रतिहार था, ये गुज्जर प्रतिहार था। कौन? वत्सराज। बाकी देखो, उदय सिंह जालोर का शासक बना था, समर सिंह, कीर्ति सिंह, कीर्तिपाल, ये तीनों बने थे। व्याख्या देख लो, जालोर के चौहान वंश से निम्न शासक संबंधित हैं। कीर्तिपाल जालोर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। 1181 ईस्वी में जालोर को परमारों से छीनकर यहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की एवं चौहान की नाडोल शाखा का था। कौन? कीर्तिपाल। दूसरा शासक बनता है समर सिंह। समर सिंह के बारे में देख लेते हैं। कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी था। इसने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। समर सिंह कीर्तिपाल के बाद में शासक बनता है गुजरात का, और गुजरात का चालुक्य शासक था भीमदेव द्वितीय। इसकी पुत्री के साथ
यानी भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह यानी लीला देवी का विवाह कर देता है कौन, समर सिंह। तो मैत्रीपूर्ण संबंध इनके बीच बने रहते हैं। जालोर में सुदृढ़ प्राचीर, कोषागार, शास्त्रागार आदि का निर्माण करवाया था किसने, समर सिंह ने करवाया था। बढ़ेंगे आगे। फिर हम आगे देखते हैं तो तीसरा शासक जालोर का कौन बनता है भाई, उदय सिंह बनता है। तीसरा शासक कौन बनेगा, उदय सिंह। 1228 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया था। अंत में दोनों के मध्य संधि हो गई थी, इल्तुतमिश और उदय सिंह के मध्य संधि हो गई थी। 1228 में शासन आक्रमण किया था इल्तुतमिश ने, तो उदय सिंह और इल्तुतमिश के मध्य संधि हो जाती है। कानड़देव प्रबंध के अनुसार 1254 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने उदय सिंह पर आक्रमण किया, परंतु मुस्लिम सेना को परास्त होकर वापस लौटना पड़ा था। फिर चौथा शासक जालोर का बनता है चचिंग देव। महाराजा व महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, इस पर किसी ने आक्रमण नहीं किया था। पांचवा शासक बनता है सामंत सिंह। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी सांचौर तक बढ़ आया था, जिसे बाघेला सारंग देव की सहायता से निष्फल कर दिया था किसने, सामंत सिंह ने। छठा शासक बनता है कानड़ देव, और ये सामंत सिंह का क्या था, पुत्र था भाई। ये जालोर का शायद अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 4, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था, उदय सिंह को, विरम देव को, कानड़ देव को, चचिंग देव को। उत्तर करेंगे चचिंग देव को। चचिंग देव के समय जालोर पर कोई भी आक्रमण नहीं होता है। व्याख्या देखो, उदय सिंह के पुत्र चचिंग देव के समय नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन दिल्ली के सुल्तान थे, लेकिन उन्होंने चचिंग देव को किसी भी प्रकार से सताने का कोई प्रयास नहीं किया था, अर्थात आक्रमण नहीं किया था। बढ़ेंगे आगे। जालोर का सोनगरा चौहानों, जालोर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था, प्रतिहार, राठौड़, परमार, चालुक्य। उत्तर करेंगे परमार। परमारों को पराजित करके कीर्तिपाल चौहान ने 1181 में जालोर पर अधिकार कर लिया था। व्याख्या, चौहानों की नाडोल शाखा के कीर्तिपाल ने परमारों से जालोर छीनकर अपना राज्य स्थापित किया। नैणसी के अनुसार कीर्तिपाल को कित्तू एक महान राजपूत कहकर संबोधित किया है किसने, मुहनोते नैणसी ने। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर मिलता है, व दुर्ग का नाम सवरणगिरी मिलता है। फिर सोनगढ़ बन गया। यहाँ के शासक सोनगढ़ पहाड़ी पर निवास करने के कारण सोनगरा चौहान कहलाए। क्वेश्चन नंबर 6, फरिश्ता के अनुसार कौन सा सेनानायक कानड़ देव को संधि का आश्वासन देकर दिल्ली ले गया था, उल्लू खा, शम्स खा, कमालुद्दीन गुर्ग, ऐन उल मुल्क मुल्तानी। तो उत्तर करेंगे ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ये लेके चला गया था किसको, कानड़ देव को, कि अलाउद्दीन खिलजी आपको बुला रहे हैं और संधि करने के लिए कह रहे हैं, तब चले गए थे भाई कानड़ देव प्रबंध। बढ़ेंगे आगे। नैणसी ने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का कारण क्या बताया है। गुजरात अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जालोर से नहीं निकलने दिया। कानड़ देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध की चुनौती देना। कानड़ देव के पुत्र विरम देव अथवा अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के से विवाह से इनकार करना। और कानड़ देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही नव मुस्लिमों को संरक्षण देना। तो उत्तर हो जाएगा कानड़ देव के पुत्र विरम देव द्वारा अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा से विवाह से इनकार कर जालोर लौट आना। तो उत्तर अपना थर्ड राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या, नैणसी के अनुसार जब कानड़ देव का पुत्र विरम देव अलाउद्दीन के दरबार में था तो हरम की राजकुमारी फिरोजा उनसे प्रेम करने लगी थी। विरमदेव इस प्रेम निवेदन को अस्वीकार कर वापस जालोर आ जाता है। कौन, विरमदेव, कानड़ देव का पुत्र। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन ने फिरोजा की एक धाय गुल, इस धाय का नाम था गुल बिहिसत को आक्रमण के लिए भेजा, जिसने आक्रमण कर राजपूतों को पराजित कर दिया। विरम वीरगति को प्राप्त हुआ तो उसका सिर दिल्ली लाया गया। वहाँ फिरोजा ने उसका अंतिम संस्कार करके और यमुना में कूद करके फिरोजा ने भी आत्महत्या कर ली। भाई प्रेम तो ये था प्राचीन समय का।
ये था सच्चा प्रेम। बढ़ते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदल करके खैराबाद कर दिया था? जालोर दुर्ग का, चित्तौड़ दुर्ग का, रणथंभौर दुर्ग का, सिवाना दुर्ग का? तो उत्तर करेंगे सिवाना दुर्ग का। चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदल करके तो खिरजाबाद रखा था अपने ही पुत्र के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने। सिवाना दुर्ग का नाम बदल करके खैराबाद कर दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंज भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक सातल देव था। 1308 ईस्वी में सातल देव के सेनापति भावले पंवार ने अपनी तरफ मिलाकर अलाउद्दीन ने भावले की सहायता से मामादेव कुंड में गो रक्त मिलवा दिया। ये भी भावला पंवार था, इसने धोखा किया था सातल देव के साथ और ये अलाउद्दीन की तरफ हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। ये धोखेबाज था भावला पंवार। इसके बाद युद्ध में सातल देव यानी शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ, वह मेणादे के नेतृत्व में जौहर हुआ। अलाउद्दीन ने यह दुर्ग कमालुद्दीन गुरु को सौंपकर इसका नाम खैराबाद कर दिया था। क्वेश्चन अपना नौवा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक नाहर खा तथा भोज की मृत्यु किस आक्रमण से हुई थी? तो ये हुई थी सिवाना दुर्ग में हुई थी नाहर खा और भोज की मृत्यु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा, अगला क्वेश्चन अभी निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है? पहला देखो, सिवाना विजय से लौट रही अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सांचौर के महावीर मंदिर को तोड़ा व भीनमाल को नष्ट किया जो चौहान कालीन विद्या का केंद्र था। दूसरा है, रेवंती व धासाना मार्ग के पास सिवाना विजय से लौटती खिलजी सेना को राजपूत वीर जेता व देवा ने रोका। तीसरा इसमें कथन है, खिलजी सेना के मलिक नायब के नेतृत्व में जालोर को घेरा तो वीरमदेव व मालदेव ने इसको विफल कर दिया। तो ये भी सत्य है, तीनों कथन वो सत्य हैं ऊपर वाले। नीचे वाला देखो, मलिक नायब द्वारा जालोर का घेरा डालने के समय मलिक नायब, उसकी पत्नी व साथियों को बंदी बना लिया गया था। तो ये कथन भी गलत है। व्याख्या देखो, शम्स खां, उसकी पत्नी और साथियों को मलकाना के युद्ध में मालदेव व वीरमदेव ने बंदी बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, जालोर दुर्ग में कानड़ देव के साथ किस सेनापति ने विश्वासघात किया था? दहिया राजपूत बीका ने, भावला पंवार ने, उचिला ने, जेत देवड़ा ने? तो उत्तर करेंगे दहिया राजपूत बीका ने कानड़ देव के साथ क्या किया था? धोखा किया था। भाई धोखेबाज बहुत हुए हैं यहाँ। व्याख्या, कानड़ देव के सेनापति कौन थे? दहिया राजपूत बीका ने विश्वासघात किया और अलाउद्दीन की सेना में जाकर मिल गया नालायक। दुर्ग की गुप्त सुरंग का रास्ता खिलजी सेना को बता दिया। खिलजी सेना जालोर दुर्ग में प्रवेश कर गई। बाद में बीका के विश्वासघात का पता चलने पर उसकी पत्नी हीरा, वाह, ये हीरा थी किसकी पत्नी? यानी विश्वासघात किया था किसने? दहिया ने। जो दहिया बीका राजपूत था ना, उसने विश्वासघात किया। तो ये भाई वीर राजपूतनी थी, तो हीरा देवी इसकी पत्नी। इसने क्या किया? दहिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए, गर्दन उड़ा दी तलवार से। तो ये हीरा को पसंद नहीं आया कि विश्वासघात करने वालों के साथ ऐसा ही होता है, और वैसा ही हीरा ने किया, अपने पति की गर्दन उड़ा दी दहिया बिक्का की। बढ़ो आगे। अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय कब हुई थी? 1308 में, 1309 में, 1313 में? उत्तर करेंगे 1311। तो 1311 में जालोर विजय की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। शायद याद भी हो रहे होंगे प्रत्येक क्वेश्चन। व्याख्या, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर 1311 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली। कानड़ देव के नेतृत्व में चौहान सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए तथा जेतल दे के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। इसमें भावल दे, उमा दे तथा कमला दे ने भी जौहर किया था। क्वेश्चन नंबर 13, कानड़ देव के परिवार के एकमात्र जीवित सदस्य मालदेव को कौन सा दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सौंपा गया था? जालोर का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग? उत्तर करेंगे चित्तौड़ का दुर्ग। सोनग्रा चौहान मालदेव को सौंपा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने किसका नाम जलालाबाद रखा था? चित्तौड़गढ़ का।
सिवाना का, जैसलमेर का, जालोर का। उत्तर करेंगे जालोर का। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद रखा था। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर हो जाए। और नाथ पब्लिकेशन की जो व्याख्या ना वो बहुत शानदार और लाजवाब है भाई। व्याख्या, जालोर का नाम अलाउद्दीन ने जलालाबाद रखा। अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग में एक मस्जिद बनवाई थी जो तोप मस्जिद या अलाउद्दीन की मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। फिरोजा के मकबरे का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसी दुर्ग में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 और 15 नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। कंधाई, जेत उलीचा, जेत देवड़ा, लूणकरण, अर्जुन आदि के शासक के सामंत थे। शीतल देव, कानड़ देव, हमीर देव चौहान, रतन सिंह। तो उत्तर करेंगे कानड़ देव। व्याख्या देखो, उपयुक्त सामंत कानड़ देव के सामंत थे जो अलाउद्दीन खिलजी के जालोर अभियान में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन? कंधाई, जेतुलीचा, जेत देवड़ा, लूणकरण और अर्जुन, ये कानड़ देव के सेनापति थे भाई और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सुंधा पर्वत अभिलेख जो विक्रम संवत 1319 का है में किस चौहान को राजेश्वर कहा गया है? किस चौहान शासक को राजेश्वर कहा गया है? सुंधा पर्वत अभिलेख में किस चौहान शासक को राजेश्वर कहा गया है? कीर्तिपाल को, कानड़ देव को, चचिंग देव को, शीतल देव चौहान को। उत्तर करेंगे कीर्तिपाल को। व्याख्या, कीर्तिपाल को उपयुक्त लेख यानी सुंधा पर्वत अभिलेख में राजेश्वर कहा गया है। इस लेख में उदय सिंह को तुर्कों का मानमर्दन करने वाला कहा गया है। उदय सिंह का मंत्री था योगवीर। कौन था? योगवीर भाई। तो बढ़ो आगे। जालोर युद्ध जो 1310-11 में हुआ था का पता किस ग्रंथ से हमें चलता है? कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ से हमें पता चलता है। और किसने लिखा था? पद्मनाभ ने लिखा था। विरमदेव सोनग्रारी बात, ये भी किसका ग्रंथ है? पद्मनाभ का ग्रंथ है भाई। कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? तो उत्तर करेंगे पद्मनाभ है। बढ़ो आगे, कुछ क्वेश्चन और हैं, इनको भी देख लेते हैं। फिर हम नाडोल, बूंदी, कोटा, इनकी जो चौहान वंश है उनको भी देखेंगे इसी वीडियो में। जालोर के सोनग्रा शासक कानड़ देव के दरबारी कवि पद्मनाभ ने कानड़ देव प्रबंध लिखा और विरमदेव सोनग्रारी बात, ये दो ग्रंथ लिखे थे। किसने? पद्मनाभ ने। कानड़ देव प्रबंध और विरमदेव सोनग्रारी बात। जालोर के चौहान शासकों में कानड़ देव, जिसका शासनकाल 1305 से 1311 ईस्वी तक रहा, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है जालोर के चौहानों में। क्वेश्चन नंबर 19, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो उसका नाम जलालाबाद रखा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। व्याख्या देखो, 1310-11 सुवर्णगिरी जालोर का साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। यहाँ कानड़ देव और उसका पुत्र विरमदेव सोनग्रा मारा गया तथा दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर जलालाबाद किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी कहा जाता है। क्वेश्चन 20, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर करेंगे कीर्तिपाल चौहान। 1181 में इसने जालोर में परमारों को पराजित करके चौहान वंश की नींव रखी थी। व्याख्या, जालोर दिल्ली के गुजरात व मालवा जाने के मार्ग पर पड़ता है। जालोर के सोनग्रा वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था। चौहानों की नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में जालोर के परमारों से छीनकर अधिकार किया। जालोर के चौहान वंश की नींव रखी थी। किसने? कीर्तिपाल चौहान ने 1181 में। अब हम देखेंगे अगला अपना टॉपिक रहेगा नाडोल, कोटा, बूंदी। देख लो एक बार, नाडोल, कोटा, बूंदी, सिरोही के चौहान और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन सभी को इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन अपना, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? महाराव राजा राम सिंह, महाराव राजा बहादुर सिंह, महाराव राजा रघुवीर सिंह और महाराव राजा ईश्वरी सिंह। उत्तर करेंगे महाराव राजा बहादुर सिंह। कौन थे? महाराव राजा बहादुर सिंह। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या,
महाराव राजा बहादुर सिंह राजस्थान के एकीकरण के समय बूंदी के राजा बहादुर सिंह को एकीकरण के द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 के दौरान पूर्व राजस्थान संघ का उपराज प्रमुख बनाया गया था और प्रमुख राज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह को। क्वेश्चन नंबर 2, किस चौहान शासक को करसन तृतीय सालिमग्राम यानी शालिग्राम व गोकलनाथ कहा गया है? किस चौहान शासक को करसन तृतीय शालिग्राम व गोकलनाथ कहा गया है? तो उत्तर करेंगे कान्हड़ देव को कहा गया। भाई किसको? कान्हड़ देव को। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये आपको भ्रमित कर देंगे, इसीलिए करवा रहा हूँ। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली थी झाइन दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, बीकानेर दुर्ग। मारवाड़ के राजाओं के शरण स्थली थी सिवाना दुर्ग। कौन सी थी? सिवाना दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान भीनमाल निवासी थे? तो भीनमाल निवासी कौन कौन थे? एक तो ब्रह्मगुप्त थे, कवि माघ थे, माहुक भी थे और धाइल भी थे। तो ये चारों ही यानी कि ये थे भीनमाल निवासी। उपयुक्त के अलावा मंडन भी भीनमाल का ही था। भाई मंडन भी कहाँ का था? भीनमाल का। ध्यान में रखना है भाई। देखो आगे, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान आक्रमणों के समय राजस्थान में कितने साखे हुए थे? तो 4 साखे हुए थे। कौन कौन से? देख लो। पहला हुआ था रणथंभौर का साखा, 1301 में हुआ था हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहता है। दूसरा हुआ था चित्तौड़ का साखा 1303 में, रतन सिंह और हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। तीसरा हुआ था सिवाना का साखा 1308 में, सातल देव या शीतल देव और साथ में यानी यहाँ मेणादे ने, जो सातल देव की पत्नी थी, इसने जो जोहर किया था और यहाँ पर अलाउद्दीन विजय होता है। जालोर का साखा 1311 में कान्हड़ देव और विरम देव वीरगति को प्राप्त होते हैं और जेतल देव के नेतृत्व में यहाँ जोहर होता है। और बढ़ते हैं आगे। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, जो अगला क्वेश्चन है वो रहेगा जैसलघर भाटी लजे, जैसलघर भाटी लजे कुल लाजे चौहान हूँ किम परनु तुरकड़ी पश्चिम न उगे भाण। यह कथन किसका है? तो यह विरमदेव का कथन है। उपयुक्त कथन विरमदेव ने फिरोजा से शादी का प्रस्ताव अस्वीकार करते समय कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो रणथंभौर, हाड़ौती, नाडोल, अजमेर। तो उत्तर करेंगे अजमेर। शाकंभरी अजमेर का चौहान राज्य राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। क्वेश्चन नंबर 8, नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो नाडोल के चौहानों का संस्थापक लक्ष्मण चौहान था। भाई कौन था? लक्ष्मण चौहान था। व्याख्या देखो, नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाघपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिसने 1960 ईस्वी के लगभग चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की। शाकंभरी के चौहानों के बाद यह प्रथम राज्य था। लक्ष्मण चौहान ने नाडोल के दुर्ग को बनवाया। 981 ईस्वी में नाडोल में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। अपने पुत्र आशा राव की स्मृति में नाडोल में आयड़ा तालाब का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9, नाडोल के किस शासक ने भीनमाल के शासक मान परमार को पराजित कर भीनमाल पर अपना राज्य स्थापित किया था? बलराज ने, महेंद्र ने, अहिल ने, शोभित ने। उत्तर करेंगे शोभित ने। नाडोल के किस शासक ने भीनमाल के शासक मान परमार को पराजित करके भीनमाल पर अपना राज्य स्थापित किया था? तो उत्तर करेंगे शोभित। व्याख्या, उपयुक्त सभी नाडोल के चौहान शासक हैं। शोभित ने भीनमाल पर अपना राज्य स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय उसका मुकाबला करने वाला नाडोल शाखा का शासक कौन था? अहिल, बलराज, पृथ्वी प्रसाद, शोभित। उत्तर करेंगे अहिल। क्वेश्चन को फिर से देखो, महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय उसका मुकाबला करने वाला नाडोल शाखा का शासक कौन था? तो उस समय भाई अहिल था। कौन था? अहिल था। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अहिल ने महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय उसका मुकाबला किया था। सुंधा माता लेख के अनुसार शोभित के पुत्र बलराज ने परमार शासक मूंज को पराजित किया था। बढ़ेंगे आगे। मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ को
कुछ समय के लिए अपने अधिकार में लेने वाला चौहान शासक कौन था? शोभित, बलराज, कीर्तिपाल, अहिल। उत्तर करेंगे कीर्तिपाल। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित करके मेवाड़ को कुछ समय के लिए अपने अधिकार में लेने वाला चौहान शासक कौन था? तो कीर्तिपाल था। व्याख्या, कीर्तिपाल ने 1177 ईस्वी में कुछ समय के लिए मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। बढ़ो आगे। कुंभाकालीन रणकपुर लेख में वृंदावती नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया भी बूंदी के लिए वृंदावती शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बताना है। सत्य कथन नहीं है। देवी सिंह ने 1241 ईस्वी में बूंदी के मीणाओं से बूंदी को छीनकर इस भाग में हाड़ा चौहान राज्य की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। समर सिंह हाड़ा ने गंगेश्वरी देवी का मंदिर बनवाया था। समर सिंह ने 1252-53 में बूंदी और रणथंभौर की रक्षा बलबन से की। तो ये कथन भी सही है, लेकिन ये गलत है भाई। समर सिंह हाड़ा ने गंगेश्वरी देवी का मंदिर नहीं बनवाया था, ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के बम्बावदा पर आक्रमण में समर सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो ये भी सही है। तो अपना उत्तर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा भाई। व्याख्या देखो, देवी सिंह ने गंगेश्वरी देवी का मंदिर व अमरथूण में एक बावड़ी बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 14, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बरसिंह ने करवाया था 1354 ईस्वी में। थोड़ी व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उपयुक्त सभी बूंदी के हाड़ा चौहान शासक थे। हल्लू अपने पुत्र बरसिंह को राजकाज सौंपकर बनारस चले गए थे। बरसिंह ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 1354 ईस्वी में करवाया। हमीर ने मेवाड़ के राणा लाखा को पराजित किया था। हमीर मांडू के शासक महमूद खिलजी के आक्रमण में 1459 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हो गए थे भाई। बढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन अपना रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बूंदी के हाड़ा चौहान शासक राव सुरजन सिंह, जिसका शासनकाल 1554 से 1585 के मध्य रहा था, के संबंध में असत्य बताना है, यानी सही नहीं है। पहला कथन, इसने मेवाड़ से संबंध विच्छेद कर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। बिल्कुल सत्य है। मुगल बादशाह अकबर ने इसे राव राजा यानी सुरजन सिंह को राव राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। तो ये भी सही है। अकबर ने इसको 4000 का मनसब नहीं दिया था, 5000 का दिया था। ये गलत है। अकबर ने इसको बूंदी के निकट 26 परगने और बनारस के निकट 26 परगने देकर जागीर में वर्दी की थी। तो ये भी सही है। 4000 की मनसबदारी नहीं दी थी, 5000 की दी थी। व्याख्या देखो, मुगल बादशाह अकबर ने राव सुरजन को 5000 का मनसब प्रदान किया था। बनारस मिलने के बाद राव सुरजन ने वहां रहते हुए बहुत से निर्माण कार्य करवाए। द्वारिकापुरी में इसके द्वारा रणछोड़ जी का मंदिर बनवाया गया। इसके अनुरोध पर कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित व हमीर हट नामक ग्रंथों की रचना भी की थी और मृत्यु हो गई थी 1585 में। बढ़ो आगे। जहांगीर ने किस हाड़ा चौहान शासक को सरबुलंद राय और राम राजा की उपाधि दी थी? तो ये दी थी राव रतन सिंह को दी थी। व्याख्या, राव रतन सिंह को जहांगीर ने 5000 मनसबदारी दी तथा सरबुलंद राय और राम राजा की उपाधि दी। खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए जहांगीर ने सरबुलंद राय और राम राजा की उपाधि दी थी राव रतन सिंह को। अगला क्वेश्चन, बूंदी का कौन सा शासक सामूगढ़ के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था? राव भोज, राव रतन सिंह, राव भाव सिंह, राव शत्रुसाल। उत्तर करेंगे राव शत्रुसाल। बूंदी का कौन सा शासक सामूगढ़ के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था? तो राव शत्रुसाल वीर गति को प्राप्त हो गए थे। व्याख्या देखो, 29 मई 1658 को सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी। सांजा के पुत्रों दारा सिकों व औरंगजेब के मध्य, मुराद बख्श भी साथ में था औरंगजेब के साथ, के बीच हुई थी। इस युद्ध में शत्रुसाल ने दारा सिकोह की तरफ से भाग लिया था और वीर गति को प्राप्त हो गया था। ये सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी भाई 1658 को।
इसमें यानी कि जो दारा सिकोया था उसका साथ किसने दिया था? शत्रुसाल ने दिया था और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। क्वेश्चन 18, रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी में किस शासक के समय हुआ था? तो राव अनिरुद्ध के समय यानी कि 1699 में इसका निर्माण हुआ था। बढ़ते हैं आगे, व्याख्या देखो। राव अनिरुद्ध की पत्नी रानी नाथावती ने बूंदी में 1699 ईस्वी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। 1688 ईस्वी में राजाराम जाट के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में राव अनिरुद्ध शाही सेना के साथ था। उनका पुत्र जोध सिंह हाड़ा 1706 में बूंदी में जेत सागर तालाब में गणगौर के अवसर पर अपनी पत्नियों और रानियों के साथ गणगौर की प्रतिमा सहित डूब गया था। तभी से कहते हैं कि हाड़ो ले डूब्यो गणगौर। बढ़ो आगे, बूंदी के किस शासक ने उत्तराधिकार संघर्ष में बहादुर शाह का साथ दिया था? राव राजा बुद्ध सिंह ने, राव राजा अनिरुद्ध ने, राव शत्रुसाल ने, दलेल सिंह ने। उत्तर करेंगे राव राजा बुद्ध सिंह ने साथ दिया था। व्याख्या देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राव राजा बुद्ध सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह ने इसे महाराव राणा की उपाधि दी थी। 1729 ईस्वी में जयपुर नरेश जय सिंह ने बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया। यही घटना 1734 ईस्वी में मराठों के राजस्थान में प्रवेश का कारण बनती है। बुद्ध सिंह इसके बाद बेगू चला जाता है, जहां 1739 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके शासनकाल में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम बदल करके फर्रुखाबाद कर दिया था। क्वेश्चन 20, किस मुगल बादशाह ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था? तो उत्तर करेंगे फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम बदल करके फर्रुखाबाद कर दिया था। याद जरूर रखेंगे। बूंदी की महारानी जिसने मराठा शक्ति का क्रय किया था? रानी नाथावती, रानी अमरकुंवरी, रानी सुलेखना, रानी सलह कंवरी। उत्तर करेंगे रानी अमरकुंवरी। बूंदी की महारानी जिसने मराठा शक्ति का क्रय किया था, रानी अमरकुंवरी। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दलेल सिंह करवाड़ के जागीरदार सालिम सिंह का पुत्र था। दलेल सिंह को सवाई सिंह ने बूंदी का शासक बना दिया, लेकिन सवाई जयसिंह की बहन व बुद्ध सिंह की पत्नी कछवाई रानी अमरकुंवरी थी। उमेद सिंह बुद्ध सिंह की चूड़ावत रानी का पुत्र को बूंदी का शासक बनाना चाहती थी। अमरकुंवरी के कहने पर प्रताप सिंह यानी दलेल सिंह का भाई मराठा सरदार मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया को 6 लाख रुपए देकर बूंदी पर आक्रमण के लिए बुला लिया था। भाई आगे देखो, कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कोटा के शासक दुर्जनशाल और मल्हार राव होलकर की सहायता से बूंदी की गद्दी किसने प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त की थी भाई उमेद सिंह ने। व्याख्या देखो, उमेद सिंह सिरीजी के नाम से जाना जाता है। इसने बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया था और उमेद सिंह ने अपने जीवन काल में स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाकर उसका दाह संस्कार भी किया था। इसकी माता कछवाई रानी अमरकुंवरी ने मल्हार राव की राखी बांधी थी। यह छत्रपति राम राजा के राज्याभिषेक में शामिल भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाला बूंदी का शासक कौन था? राम सिंह, विष्णु सिंह, अजीत सिंह, बहादुर सिंह। उत्तर करेंगे विष्णु सिंह। व्याख्या, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाला बूंदी का शासक विष्णु सिंह था और अधीनता स्वीकार करता है 10 फरवरी 1818 को। बढ़ो आगे, 1857 की क्रांति के समय बूंदी का शासक कौन था? तो उस समय भी राम सिंह शासक था। व्याख्या देखो, राम सिंह हाड़ा 1857 की क्रांति के समय एकमात्र शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता नहीं की। इनके शासनकाल में ही ठाकुर बलवंत सिंह जयपुर से तीज की प्रतिमा बूंदी लाए थे। इसके समय ही सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर व वीर ससई के रचयिता हुए थे।
क्वेश्चन नंबर 25। कोटा का बूंदी से स्वतंत्र पहला विधिवत शासक कौन था? हृदय नारायण, राव मुकुंद सिंह, राव माधो सिंह, राव भोज। उत्तर करेंगे राव माधो सिंह। कोटा का बूंदी से स्वतंत्र पहला विधिवत शासक कौन था? राव माधो सिंह था भाई। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या: राव माधो सिंह कोटा का पहला विधिवत स्वतंत्र शासक था। सांझा के समय 1631 ईस्वी में कोटा का स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया था। इसने खाने जहां लोधी 1631 व जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाने में सांझा की सहायता की। सांझा ने उसे बाद रफ्तार घोड़ा पुरस्कार में दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो हुंजा नामक घोड़ा बूंदी के उमेद सिंह का था भाई, और ये कहते हैं इराकी घोड़ा था भाई। बढ़ो आगे। धर्मत के मैदान में कौन सा हाड़ा शासक मारा गया था? राव माधो सिंह, राव मुकुंद सिंह, महाराव भीम सिंह, राव दुर्जनशाल। तो कहते हैं राव मुकुंद सिंह मारा गया था धर्मत के युद्ध में। धर्मत का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध मध्य प्रदेश में होता है। जसवंत सिंह व औरंगजेब के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें राव मुकुंद सिंह जो कोटा का शासक था वो मारा जाता है। बढ़ो आगे। किस हाड़ा शासक के समय बघेरवाल जैन व्यापारी ने चांदखेड़ी में भगवान आदिनाथ का जैन मंदिर बनवाया था? राव मुकुंद सिंह के समय, राव किशोर सिंह के समय, महाराव भीम सिंह के समय, राव दुर्जनशाल के समय। उत्तर करेंगे राव किशोर सिंह के समय। किस हाड़ा शासक के समय बघेरवाल जैन व्यापारी ने चांदखेड़ी में भगवान आदिनाथ का जैन मंदिर बनवाया था? तो राव किशोर सिंह ने। व्याख्या देख लो ताकि उत्तर अपना कभी गलत नहीं होगा। व्याख्या: राव किशोर सिंह ने कोटा में किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया। राव किशोर सिंह के बाद राव राम सिंह प्रथम शासक बनता है। राम सिंह प्रथम जाजऊ युद्ध में यानी 1707 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष में लड़ता हुआ मारा जाता है। कौन? राव किशोर सिंह। कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये क्वेश्चन बताना है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोटा शासक भीम सिंह है, जिसका शासनकाल 1707 से 1720 ईस्वी तक रहा था, के संबंध में असत्य है यानी सही नहीं है? कोटा का शासक था भीम सिंह। भीम सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसने कोटा का नाम नंदगांव व शेरगढ़ का नाम बरसाना कर दिया था। बिल्कुल सही है। कोटा का नाम नंदगांव रखा इसने भीम सिंह ने, और शेरगढ़ का नाम बरसाना कर दिया था। बिल्कुल सही है। यह निजाम से लड़ता हुआ सेद बंधुओं की तरफ से कुरवई के मैदान में मारा गया था। तो ये कथन भी सही है। इसने 1713 में बूंदी पर आक्रमण कर धूलवाणी व कड़क बिजली तोपें छीनी थी। बिल्कुल सत्य है। बहादुर शाह प्रथम ने इसको 5000 का मनसब दिया था। ये गलत है भाई, तो अपना उत्तर डी हो जाएगा। व्याख्या देखो, फर्रुखसियर ने इसकी 5000 का बहादुर शाह प्रथम ने नहीं दिया था, फर्रुखसियर ने दिया था इसको 5000 का मनसब। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने इसे महाराव का खिताब दिया था, जिसे मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने स्वीकृति दी। ये क्वेश्चन देखो भाई, गजब का है। बंटवारा का युद्ध कब हुआ था? 1761 में, 1881 में, 1823 में, 1763 में। तो बंटवारा का युद्ध 1761 में हुआ था। व्याख्या देखो, यह युद्ध 1761 में हुआ था। राव शत्रुसाल प्रथम के समय हुआ था, जिसमें कोटा की सेना ने झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह को परास्त किया। झाला जालिम सिंह को उदयपुर के महाराणा ने राज राणा की उपाधि दी। जालिम सिंह ने कोटा राज्य का दुर्गादास कहा जाता है। जालिम सिंह को कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है भाई, बड़ा जालिम आदमी था झाला। बढ़ो आगे। क्वेश्चन 31। कोटा के किस शासक ने झाला जालिम सिंह की नानता की जागीर जब्त कर ली थी?
झाला जालिम सिंह की नानता की जागीर थी, किसने जब्त की थी, जो कोटा का शासक था। राव गुमान सिंह, राव राव राम सिंह दित्ती, राव किशोर सिंह, राव उमेद सिंह। उत्तर करेंगे राव गुमान सिंह। व्याख्या, राव गुमान सिंह के समय एक बार झाला जालिम सिंह को कोटा से निष्कासित कर दिया था। किसके समय? राव गुमान सिंह के समय। तथा उसकी नानता की जागीर जब्त कर ली गई थी राव गुमान सिंह द्वारा। अंग्रेजों से संधि करने वाला कोटा का शासक कौन था? राव गुमान सिंह, राव उमेद सिंह, राव किशोर सिंह, राव राम सिंह द्वितीय। उत्तर करेंगे राव उमेद सिंह, जिसने अंग्रेजों से संधि की थी, कोटा का शासक था। कोटा के शासक राव उमेद सिंह ने 26 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर ली थी भाई। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? बलवंत सिंह की, बन्ने सिंह की, जालिम सिंह की, शंभू सिंह की। उत्तर करेंगे जालिम सिंह की। ये मांगरोल का युद्ध हुआ था 1821 में। किस किस के मध्य हुआ था? तो किशोरी सिंह के मध्य हुआ था और झाला जालिम सिंह के मध्य हुआ था। तो कहते हैं झाला जालिम सिंह बड़ा जालिम आदमी था, तो इसका साथ दिया था अंग्रेजों ने। व्याख्या देख लो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। व्याख्या, राव किशोर सिंह व झाला जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध 1821 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने झाला जालिम सिंह का पक्ष लिया। फलतः किशोर सिंह इस युद्ध में परास्त होता है। राव किशोर सिंह इसके बाद नाथ द्वारा चला जाता है तथा कोटा राज्य को श्रीनाथ को समर्पित कर देता है। कौन? ये आपका किशोर सिंह, जो कोटा का राजा था। कोटा राज्य के किस शासक के समय झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई थी? ये हुई थी भी राव राम सिंह द्वितीय के समय। कोटा राज्य के किस शासक के समय झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई थी? राम सिंह द्वितीय के समय। व्याख्या देखो। व्याख्या, राव राम सिंह द्वितीय के समय 1837 ईस्वी में कोटा से 17 परगने अलग करके अंग्रेजों ने झालावाड़ को राज्य की स्थापना कर दी थी। यानी 1838 होगा भाई, यहाँ 37 दे रखा है। 38 में झालावाड़ राज्य की स्थापना की थी अंग्रेजों ने। झाला मदन सिंह को वहाँ का शासक बना दिया झालावाड़ का। अंग्रेजों ने 1838 में झालावाड़ की नई रियासत को मान्यता दी थी। कोटा आने वाला प्रथम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन था भाई। कोटा आने वाला प्रथम अंग्रेजी वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। व्याख्या देखो। व्याख्या, राव उमेद सिंह द्वितीय मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त जिसने की थी के समय लॉर्ड कर्जन कोटा आया था। उमेद सिंह द्वितीय के समय कोटा में लॉर्ड कर्जन कोटा आया। कोटा के 17 में से 15 परगने इसने 1 जनवरी 1899 ईस्वी में जो झालावाड़ को दिए थे, झालावाड़ से वापस लेकर कोटा में मिला दिए थे भाई। क्वेश्चन नंबर 36। कोटा का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था राव भीम सिंह, एकीकरण के समय था भाई। सिरोही के चौहानों की देवड़ा शाखा का संस्थापक कौन था? तो राव लुम्बा था भाई। कौन था? राव लुम्बा। सिरोही के देवड़ा चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चंद्रावती थी। सिरोही के देवड़ा चौहानों की प्रारंभिक राजधानी चंद्रावती थी। व्याख्या देखो। 1311 ईस्वी में परमाणु से आबू व चंद्रावती छीनकर राव लुम्बा ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली तथा चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया। शिवभान ने सरवाणा पहाड़ों में एक दुर्ग बनवाकर 1405 ईस्वी में शिवपुरी नामक नगर बसाया और शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। देवड़ा चौहानों में किस शासक ने सिरोही को अपनी राजधानी बनाया था? तेज सिंह ने, शिवभान ने, लाखा ने, सहसमल ने। तो सहसमल ने सिरोही को राजधानी बनाया। व्याख्या, सहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, पावागढ़ से कलिका की मूर्ति को लाकर सिरोही में स्थापित की थी। पावागढ़ से कलिका की मूर्ति लाकर सिरोही में स्थापित की थी। लाख नाव तालाब का
निर्माण किस देवड़ा चौहान शासक ने करवाया था? तो ये लाखा ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? लाखा ने करवाया था। खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला देवड़ा चौहान कौन था? अखेराज देवड़ा, जगमाल, राज सिंह है, सुल्तान। खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला देवड़ा चौहान शासक अखेराज देवड़ा था। दातानी का युद्ध कब लड़ा गया? दातानी का युद्ध लड़ा गया था 1583 में। किस किस के मध्य लड़ा गया था दातानी का युद्ध? सिरोही का तो था सुल्तान देवड़ा, और जगमाल के मध्य लड़ा गया था। तो कहते हैं जगमाल वीरगति को प्राप्त होता है। तो दातानी का युद्ध बहुत बार पूछा गया है। 1583 में लड़ा गया। सिरोही के सुल्तान देवड़ा और जगमाल देवड़ा के मध्य लड़ा गया था। कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको भी देख लेते हैं ताकि कोटा, बूंदी, सिरोही, रणथंभौर, जालोर सभी का जो चौहान वंश है वो एक वीडियो में समाप्त हो जाए। व्याख्या। दातानी का युद्ध 1583 ईस्वी में सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा थे और जगमाल के साथ आई मुगल सेना के मध्य हुआ, जिसमें जगमाल महाराणा प्रताप का सौतेला भाई मारा जाता है। राजा सुल्तान इसमें विजयी रहता है। इस युद्ध में चारण कवि दूरसाडा मुगल सेना के साथ था, जिसे सुल्तान देवड़ा अपने साथ लेकर के गया था। क्वेश्चन नंबर 43। अंग्रेजों ने किसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर सिरोही राज्य को स्वतंत्र मानकर जोधपुर राज्य के सिरोही पर दावे को खारिज कर दिया था? होम्स, मैकमोसन, जेम्स टॉड, विलियम क्रुक। उत्तर करेंगे जेम्स टॉड। अंग्रेजों ने किसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर सिरोही राज्य को स्वतंत्र मानकर जोधपुर राज्य के सिरोही पर दावे को खारिज कर दिया था? तो कर्नल जेम्स टॉड के दावे को मानकर। सिरोही राज्य का शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? बेरिसालदित्य ने, शिवसिंह ने, अभयसिंह ने, अखेराजदित्य ने। उत्तर करेंगे शिवसिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। व्याख्या देख लो ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। 11 सितंबर 1823 ईस्वी को सिरोही के शासक शिवसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। यह ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत थी सिरोही, जिसने 11 सितंबर 1823 को शिवसिंह ने, यहाँ का शासक था सिरोही का, इसने संधि की थी अंग्रेजों से। सिरोही राज्य का अंतिम शासक अभय सिंह था भाई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिरोही राज्य का अंतिम शासक कौन था? अभय सिंह था। कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? तो ये झाला जालिम सिंह को कहा जाता। बड़ा जालिम आदमी था भाई झाला। बढ़ो आगे। अकबर ने राजपूतों से उदार पूर्वक बर्ताव किया क्योंकि बागी मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों को काम में लिया जा सकता था। अकबर ने राजपूतों से उदार पूर्वक बर्ताव किया क्योंकि बागी मुस्लिमों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों को काम में लिया जा सकता था, इसलिए भाई। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों से हुआ क्योंकि वह प्रकृति प्रेमी थे, वह बर्बर थे, वह नगर जीवन से घृणा करते थे, वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। क्वेश्चन नंबर 47। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों से हुआ क्योंकि, तो उत्तर हो जाएगा वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, इसलिए। तो भाई आज हमने यानी दिशा 2020 जो दिशा 2020 है उसके PYQ क्वेश्चन और साथ में नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक के जो PYQ क्वेश्चन है वो चौहान वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को हमने इस वीडियो में देख लिया है। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेवाड़ का सिसोदिया वंश और गुहिल वंश। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।